हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों को कंबाइंड रूप से हम लोग जो इंग्लिश पेडागोजी का जो सिलेबस है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। ये लगभग तीसरा या चौथा क्लास है लगभग। पिछले क्लास में हम लोग ने पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंतर्गत लर्निंग और एक्विजिशन का जो पोर्शन था, चैप्टर था, उसको हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हम लोग ने पिछले कक्षा में पढ़ा है, ताकि आप आगे उससे रिलेट कर पाएँ। ठीक है, अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो फास्ट बस पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ने देखा था लर्निंग अधिगम का जो परिभाषा है उसके बारे में। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से एक बार आपको बोलना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने ज़्यादा लोग तक ये क्लास पहुँचेंगे उतना ही बेनिफिट आपको और आगे होते जाएगा। ठीक है, और जिन लोग भी हमारे व्हाट्सअप बैच से, प्रैक्टिस बैच से नहीं जुड़े होंगे, वो ये ऊपर में नंबर दिख रहा है 75 83 86 44 1 से, इसमें व्हाट्सअप मैसेज कर जुड़ जाइएगा। बहुत नाम मात्र की फीस लेते हैं, जो टाइपिंग का शुल्क है, और आपको टॉपिक वाइज एक टॉपिक वाइज जैसा भी नए सिलेबस के अनुसार, नए पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी पैटर्न में हम लोग आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपकी तैयारी अधूरी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो लर्निंग का हम लोग ने अर्थ समझा था। लर्निंग की प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ हो जाती है। व्यक्ति पूरे जीवन काल में जो भी सीखता है वही आपका लर्निंग अधिगम कहलाता है। ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ा था। इसका बहुत सारे परिभाषाएं, व्यापक अवधारणाएं हैं, इन पर हम लोगों ने बात की थी। फिर हम लोग ने देखा था अधिगम का दार्शनिक आधार, किस आधार पे ये चलता है, किन किन सिद्धांतों के ये पालन करता है। फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क ऑफ लर्निंग हम लोग ने देखा था। हम लोग इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी में हम उसको समझ रहे हैं, ताकि क्वेश्चन कैसे भी आए हम उसको हैंडल कर पाएँ। ठीक है, तो किन किन सिद्धांतों पे हमने बात किया था। तो पहला हम लोग ने देखा था बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद पे हम लोग बात किया था। ठीक है, इसके प्रमुख वैज्ञानिक वाटसन, थॉर्नडाइक थे, स्किनर थे। दूसरा हम लोग ने कॉग्निटिविज्म, संज्ञानात्मकता की सिद्धांत पे बात किया था। ठीक है, ये क्या बोलता है, मस्तिष्क आधारित अधिगम की व्याख्या करता है ये। फिर तीसरा हमने कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद की बात किया था। ये आपके जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, ये प्रमुख विद्वान इनके अंतर्गत आते हैं। फिर हम लोग ने देखा था अधिगम की जो प्रमुख परिभाषाएं, जो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, उन परिभाषाओं को हम लोग ने देखा था। हम लोग सारे चैप्टर वाइज जितने भी परिभाषा है उसको हम लोग साथ में कवर करते चलेंगे। तो ये अधिगम की पहली परिभाषा ब्लेयर, जॉन्स एंड सिम्पसन का है, उसको हम लोग ने पढ़ा था। एनी चेंजेस ऑफ बिहेवियर पूरा हम लोग ने पढ़ा था, समझा था। अभी केवल आपको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, इसे शॉर्ट में हम लोग अभी देख रहे हैं, फिर आगे अभी कवर करेंगे। एनी चेंजेस ऑफ बिहेवियर विच इज रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड विच कज द पीपल टू फेस लेटर सिचुएशन डिफरेंटली मे बी कॉल्ड लर्निंग। तो ये आपको ट्रिक बताया था, एनी चेंजेस ऑफ बिहेवियर, इतना शब्द आप देखेंगे तो तुरंत लगा दीजिए ब्लेयर, जॉन, सिम्पसन। ठीक है, फिर हम लोग ने अगला परिभाषा देखा था मॉर्गन और गिलीलैंड के द्वारा। इसने बोला था लर्निंग इज ए सम मोडिफिकेशन, जहाँ मोडिफिकेशन शब्द दिखे, लर्निंग इज ए सम कुछ मोडिफिकेशन उसमें। ठीक है, तो आप मॉर्गन और गिलीलैंड लगा दीजिए करके, बाकी आप लोग ये डिटेल पढ़ ले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने इसको डिटेल में पढ़ा था। आगे देखते हैं और क्या पढ़े थे हम लोग। गेट्स एंड अदर का परिभाषा पढ़े थे। लर्निंग इज ए मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। तो एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग वाला रहेगा और छोटा रहेगा तो आप गेट्स लगाइएगा, और खाली मॉडिफिकेशन आप देखेंगे तो आपको क्या लगाना है, मॉर्गन से गिलीलैंड लगाना है। ठीक है, फिर स्किनर का हम लोग ने परिभाषा देखा था। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्टेशन। तो ये आप याद रखेंगे, प्रोग्रेसिव बिहेवियर ऑफ एडॉप्टेशन। ये चार परिभाषाएं देखे थे। अगला हम लोग ने देखा था क्रो एंड क्रो की परिभाषा। वो क्या बोलता है, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट एंड नॉलेज एंड एटीट्यूड। तीनों की बात करता है। आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति। हैबिट मतलब आदत, और नॉलेज मतलब ज्ञान, एटीट्यूड मतलब अभिवृत्ति। तो इन तीनों की प्राप्ति ही आपका लर्निंग कहलाता है। ये किसने बोला था, क्रो एंड क्रो ने। फिर हम लोग देखा था कुप्पुस्वामी का। इन्होंने क्या बोला था, लर्निंग इज ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स इंटरसेक्शन एक्शन इन अ सिचुएशन एक्वायर्ड ए न्यू मोड ऑफ बिहेवियर पैटर्न। हिंदी में हम लोग इसको समझा था, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव किसी परिस्थिति में अपनी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहार का नया प्रतिमान प्राप्त करता है। ये हम लोग ने परिभाषा देखा था। तो टोटल हम लोग ने 6 परिभाषा लर्निंग के अंतर्गत देखे हैं। आप इसको नोट करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि पेपर से 1 घंटा 2 घंटा में आप चाहेंगे तो इसे ये लगभग 40-45 पेज का बनेगा इंग्लिश पेडागोजी पूरा। ठीक है, आप 1 से 1.5 घंटे में ऐसे पलटाएंगे तो आपका पूरा रिविजन हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आप हाथ से लिख के अगर उसको नोट्स बनाए रहेंगे तो। ठीक है, फिर हम लोग ने देखा था अधिगम की विशेषताएं। क्या क्या देखे थे, आल लिविंग इज ए लर्निंग, लर्निंग इज ए चेंज, लर्निंग इज ए यूनिवर्सल, लर्निंग इज ए ग्रोथ, लर्निंग इज ए एडजस्टमेंट,
लर्निंग इज ए परपर्सिव, लर्निंग इज ए डूइंग समथिंग न्यू, लर्निंग इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, लर्निंग इज ए इंटेलिजेंट, लर्निंग इज ए एक्टिव, लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल, दोनों प्रकार के होते हैं। लर्निंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, लर्निंग इज ए डिस्कवरी। ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख चुका था। आगे हम लोग ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे कि अधिगम जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, व्यवहारवाद का संबंध प्रत्यक्ष व्यवहार से है, संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रियाओं पर बल देता है, रचनावाद में शिक्षार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, स्किनर व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक थे। ये कुछ पॉइंट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम आदत ज्ञान अभिवृत्ति की प्राप्ति ही लर्निंग है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्ति और समाज दोनों को प्रभावित करता है। तो इतने सारे चीज़ें हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था। अब इसके आगे आज कंटिन्यू हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल पे, प्लेलिस्ट बन चुका है इंग्लिश पेडागोजी का, देख लीजिएगा। बहुत सारे क्लासेस हैं, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको अपलोड है, तो देख लीजिए। निःशुल्क क्लास पूरे अपलोड है और बाकी आपको प्रैक्टिस करना है एक एक टॉपिक वाइज। इन सभी के क्वेश्चन जैसे पैटर्न में आ रहा है, तो आप तैयारी कहीं से भी कर रहे हो, कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। बस आपको इसमें मैसेज करना है इस नंबर में, ठीक है। चलिए आगे की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग इसके जो बचे हुए पोर्शन है लर्निंग के, उसको पूरा करेंगे। चलेगा, तो आगे आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग, जो अधिगम की प्रभावी विधियां कौन कौन सी है, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा। केवल इंग्लिश में टेक्निकल वर्ड को आप याद कीजिए, क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक बनेंगे। आप लोग को में एक टेस्ट भी डाला हुआ है, ठीक है। जिन लोग बैच में हैं उनका लिए रेगुलर टेस्ट आप टॉपिक वाइज जो आपको टाइम टेबल दिए हैं उसके अनुसार टेस्ट डाला हुआ था, और बाकी लोगों के लिए डेमो के आधार पे टेस्ट डाले थे, आप लोग दिलाए होंगे। समझ में आया होगा कि हर टेस्ट के नीचे में भी हम आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो ताकि वो क्वेश्चन ही उसी टेस्ट के नीचे में, मतलब क्वेश्चन के सॉल्व के आंसर में ही आपको क्लियर हो जाए, वो थ्योरी अलग से आपको उसके लिए परेशान होना ना पड़े, ठीक है। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं, फिर इसके भी हम लोग आगे टेस्ट क्वेश्चन करेंगे। इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग, क्या क्या प्रभावी विधियां हैं। लर्निंग अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक विधि का अपना अलग महत्व है। शिक्षक को विद्यार्थियों की आयु, रुचि, क्षमता, विषय वस्तु, क्या क्या बोले, आयु, रुचि, क्षमता, विषय वस्तु के अनुसार उचित विधि का चयन करना चाहिए। तो मेन हम लोग आते हैं अपने पॉइंट में, कौन कौन सी विधि है जिससे हम लोग इंग्लिश को बच्चों को पढ़ाएंगे। तो पहला है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ठीक है। तो पहला हमारा जो विधि है वो है लर्निंग बाय डूइंग, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसको। देखिए, इस सिद्धांत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कौन थे, जॉन डीवी। तो नाम याद रखिएगा कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो जॉन डीवी। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, किसने दिया, जॉन डीवी, नाम याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। सेकेंड है, इस विधि में विद्यार्थी स्वयं कार्य करके सीखता है। तो आपको नाम से ही समझ में आया, लर्निंग बाय डूइंग मतलब स्वयं वो कार्य करेगा फिर उसे सीखेगा। जब बच्चा किसी कार्य को स्वयं करता है तो वह उसे अधिक समय तक याद रखता है तथा उसका ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है, स्टेबल होता है, लंबे समय तक उसे याद रहता है, ठीक है। क्या क्या इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। विद्यार्थी सक्रिय रहता है, इन्हीं को पॉइंट में देंगे हम लोग। जब क्वेश्चन करें उसको इंग्लिश में करेंगे, अभी आप केवल हिंदी में समझिए, टेक्निकल वर्ड को आप इंग्लिश में याद रखिए, पॉइंट को, बाकी को हिंदी में अपने दिमाग में बैठाइए। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मुख्य विशेषता क्या है लर्निंग बाय डूइंग की, विद्यार्थी सक्रिय रहता है, अनुभव के माध्यम से सीखता है, आत्मविश्वास एवं समस्या समाधान क्षमता का विकास होता है, सीखना रुचिकर एवं स्थायी होता है। तो ये आपके 4 पॉइंट आपको याद रखना है। विद्यार्थी सक्रिय होता है, एक्टिव रहता है, एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखता है, आत्मविश्वास, समस्या समाधान क्षमता का विकास होता है, सीखना रुचिकर एवं स्थायी होता है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। यदि विद्यार्थियों को केवल पौधों के बारे में पढ़ाने के बजाय उसे विद्यालय परिसर में लगवाया जाए पौधों को, तो वे अधिक प्रभावी ढंग से उसको सीखेंगे, उसके बारे में जानकारी एकत्र कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा पहला विधि, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। समझ में आया, चलेगा। क्वेश्चन करेंगे तब मजा आएगा आपको। सेकेंड हम लोग चलते हैं, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के द्वारा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन। इस विधि में विद्यार्थी दूसरों को देखकर सीखता है। अब वो दूसरे कौन होंगे, चाहे वो शिक्षक हो, माता पिता हो, मित्र हो, समाज के लोग हो, समाज के व्यवहार का अवलोकन करके नए ज्ञान, नए कौशल प्राप्त करता है। तो वो विधि क्या कहलाता है, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। इसके मुख्य विशेषता की अगर हम लोग बात करें, अनुकरण,
अनुकरण पर आधारित मतलब देख के बच्चा उस चीज़ को दोहराता है। सामाजिक अधिगम का महत्वपूर्ण माध्यम है। व्यवहार परिवर्तन में सहायक है। बंडूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन कहाँ से आया? तो बंडूरा ये एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने एक प्रयोग किया था। सोशल लर्निंग थ्योरी इन्होंने जो दिया था उससे संबंधित है ये लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। तो इतने सारी चीज़ें आपको याद रखना है। उदाहरण की बात करें तो बच्चा शिक्षक का उच्चारण सुनकर उसी प्रकार अंग्रेजी बोलने का प्रयास करता है। बहुत सारे विद्यालय में आप लोग देखे होंगे, ठीक है, कि अगर टीचर का प्रोनाउंसिएशन गलत हो जा रहा है तो बच्चे भी उस वर्ड को गलत बोलने लगते हैं, ठीक है। तो यही है, ऑब्जर्वेशन से बच्चे सीखते हैं। अगला विधि की ओर आगे बढ़ते हैं। लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग, प्रयोग द्वारा सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इस विधि में क्या करता है विद्यार्थी? प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करके सीखता है। किन किन विषयों में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है? विज्ञान में, गणित में और भाषा में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। मुख्य विशेषता की अगर इसकी बात करें तो क्या क्या है इसमें? स्वयं खोज करने का अवसर मिलता है बच्चों को, तार्किक चिंतन का विकास होता है, समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है, सीखना अधिक स्थायी होता है। तो ये मुख्य विशेषताएं हैं। इन चारों चीज़ों का आप याद रखिएगा इसके बारे में। उदाहरण के लिए हम लोग चलते हैं। विद्यार्थियों से विभिन्न अंग्रेजी वाक्यों का निर्माण करवाना और स्वयं उनके प्रयोग का अनुभव कराना। आप उनसे ही अंग्रेजी के छोटे छोटे वाक्य बनाइए और उसका प्रयोग करवाइए उनको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। अगला हमारा मेथड है लर्निंग बाय ग्रुप मेथड। देखिए हम लोग एक एक करके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग कवर करें। आपके बुक जो लोकल बुक आप पढ़ते होंगे अभी इंग्लिश पेडागोजी के लिए, कंबाइन वाला ही बुक आता है, अलग से बुक तो आता नहीं। कंबाइन वाला जो बुक है उसमें आप पढ़ रहे होंगे तो इतना डिटेल में ये सारी चीज़ों को नहीं दिया रहता। हम लोग केवल सिलेबस के टू द पॉइंट को पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें दिए रहते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम लोग आप सिलेबस देखे होंगे, नया सिलेबस जो आया है सहायक शिक्षक का, उससे हम लोग उठाएं क्योंकि ये आपके शिक्षक में भी है, सहायक शिक्षक में भी है, आपके लेक्चरर में भी है। तीनों में आपको इंग्लिश पेडागोजी तो पढ़ना ही है, भले 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर अलग अलग अंक है, लेकिन आपको पढ़ना यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमारा अगला मेथड है लर्निंग बाय ग्रुप मेथड, समूह विधि द्वारा सीखना। इस विधि में क्या होता है? विद्यार्थी समूह बनाकर सीखते हैं, सभी सदस्य मिलकर चर्चा करते हैं, विचार साझा करते हैं तथा समस्या का समाधान खोजते हैं। क्या क्या चीज़ें मैंने बोला? एक समूह बना के काम करेंगे, सीखेंगे बच्चे, चर्चा करेंगे एक दूसरे से, विचार साझा करेंगे तथा समस्या का समाधान एक साथ वो खोजते हैं। तो ये हो गया हमारा लर्निंग बाय ग्रुप मेथड। क्या क्या विशेषताएं? सहयोगात्मक अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये टर्म से याद रखिएगा, ठीक है। लर्निंग बाय ग्रुप मेथड में क्या होता है? कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब सहयोगात्मक अधिगम, एक साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तुम मुझे ये सिखा दे, मैं तुझे ये सिखाऊंगा, इस टाइप के समस्या समाधान पे भी बात होती है। सामाजिक कौशल का विकास होता है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, संचार कौशल में वृद्धि होती है। ये मुख्य विशेषताएं इसके, सहयोगात्मक अधिगम, सामाजिक कौशल का विकास, नेतृत्व क्षमता का विकास, संचार कौशल में वृद्धि। इसके उदाहरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंग्लिश कन्वर्सेशन या रोल प्ले को समूह में करवाना चाहिए, उससे बच्चे जल्दी उस चीज़ को समझ पाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा विधि है पांचवा और लास्ट। इसके अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे आते हैं, उसको डिटेल में भी देखेंगे। प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, बेसिक मेथड, इन तीनों चीज़ों का भी समझना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट विधि। इसका तो नाम ही इंपॉर्टेंट है, किलपैट्रिक, ठीक है। इसका नाम ही आप याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम के किलपैट्रिक या केवल किलपैट्रिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस विधि के प्रतिपादन विलियम एच किलपैट्रिक है ना, विलियम एच किलपैट्रिक। इसमें विद्यार्थी किसी वास्तविक समस्या पर कार्य करके उसका समाधान प्रस्तुत करता है। कोई वास्तविक समस्या उठा लिए, फिर उस पर परियोजना बनाता है। प्रोजेक्ट विधि हम लोग इसको बोलते हैं, जो प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जाता है 11वीं 10वीं 12वीं में भी, आजकल मिडिल स्कूलों में भी प्रोजेक्ट देना की जो प्रक्रिया उसको रखा गया है। एक अंक विभाजन भी है उसका, लगभग 10 नंबर का रहता है प्रोजेक्ट, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, माई स्कूल विषय पर प्रोजेक्ट तैयार करना, इस टाइप के आप बच्चों को इसका प्रयोग करके दे सकते हैं। अगला हमारा था डाल्टन विधि। ये क्या होता है? इसका प्रतिपादक, नाम से ये डाल्टन है तो स्वाभाविक सी बात है, हेलेन
पर खुश नहीं किया था। इसको ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा सा एक बार देखेंगे, ठीक है। इसको मैं आगे आपको क्लियर करूंगा इसको, ठीक है। इसमें विद्यार्थी अपनी गति सेल्फ पेस से सीखता है, अपनी गति से सीखता है, ठीक है। खुद की जो गति है उस गलती से सीखता है, ठीक है। डाल्टन योजना तथा शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। तो डाल्टन योजना याद रखिएगा, बच्चा अपनी जो गति है उसी गलती से ही सीखेगा, शिक्षक केवल मार्गदर्शन गाइड की भूमिका निभाता है, ये याद रखिएगा। अगला है बेसिक मेथड, बेसिक शिक्षा। इसका प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया। कई बार ये पूछा गया है, बेसिक शिक्षा के प्रतिपादक या उसके पुनरुद्धारक कौन थे, तो महात्मा गांधी, ठीक है। तो याद रखिएगा बेसिक मेथड, बेसिक शिक्षा के प्रतिपादक कौन है, तो महात्मा गांधी है। इसमें शिक्षा को कार्य, वर्क तथा जीवन लाइफ से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब कौशल आधारित शिक्षा की इन्होंने बात किया था बेसिक शिक्षा में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा, किसी को पता होगा तो। डाल्टन मेथड के प्रतिपादक कौन है, सर्च मारिएगा गूगल में, इसको कमेंट बॉक्स में टैग कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। छठवां हमारा विधि है लर्निंग बाय मिक्स मेथड, मिश्रित विधि द्वारा सीखना। इस विधि में एक समय में कई शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हम लोग बहुत सारे अभी एक एक करके शिक्षण विधि पढ़े, लेकिन अगर आप और बेहतर करना चाहते तो एक ही टॉपिक में, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाते समय, एक ही अवधारणा पढ़ाते समय कई विधियों को मिक्स कर सकते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। इस विधि का प्रयोग, फिर इस विधि का प्रयोग, इस विधि प्रयोग, ऐसे करके आप पूरा पढ़ा सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं लर्निंग बाय मिक्स मेथड, मिश्रित विधि द्वारा सीखना, ठीक है। क्या क्या है, जैसे लेक्चर मेथड, आप बीच में लेक्चर भी दे दिए, डिस्कशन भी कर दिए उसमें, फिर डेमोन्स्ट्रेशन भी देखिए आप लोग ने पहले क्लास में आया किसी टॉपिक के, आप लोग ने थोड़ा लेक्चर दिया इसके बारे में, ये ऐसा होता है ऐसा होता है, फिर आप लोगों ने डिस्कशन किया, आप लोग कुछ जानते हैं क्या इसके बारे में आप बताइए करके कुछ क्वेश्चन पूछे, डिस्कशन किए बच्चों से, फिर आप लोग ने उस चीज़ को करके दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, फिर एक्टिविटी करवाई, फिर प्रोजेक्ट दिए उनको। तो ये देखिए इतने सारे चीज़ों को आप केवल एक ही टॉपिक में आप प्रयोग कर सकते हैं एक साथ। अगर आप ये सारी चीज़ें आप कक्षा में करें, मतलब वो आपका मिक्स मेथड में आता है। इन सभी का समन्वित प्रयोग करके विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगले विधि पे आते हैं हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस। अधिगम प्रक्रिया का संगठन बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। तो जो हमारे सीखने की प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस है, उसका संगठन कैसे करेंगे। अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षण प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। अब वो कैसे होता है, तो इसके लिए शिक्षक को कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। पहला है स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए। तो अगर आप एक टीचर हैं या बनने वाले हैं, तैयारी करें, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हमें पढ़ाने से पहले किसी भी टॉपिक को हो, किसी भी विषय को हो, किसी भी सब्जेक्ट को हो, किसी भी पार्ट को हो, या किसी अवधारणा को भी आप पढ़ा रहे हैं, उसका पहले आप एक स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित कर लीजिए। फिर उपयुक्त शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए पहले उस पर, ताकि बच्चे रुचि दे। उचित मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार पुनर्वनन रेनफोर्समेंट देना चाहिए। तो ये लगभग 5 बातें हैं जो बच्चों को ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया, जितने विधियाँ थे हम लोगों ने विधियों के बारे में पढ़ लिया। किसी भी टॉपिक को सिखाना है बच्चों को, तो आप किन किन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। इंग्लिश पढ़ाने के लिए, भाषा पढ़ाने के लिए अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी क्लासेस जो हम लोग कर रहे हैं भाषा के लिए, ठीक है, इंग्लिश भाषा सेकेंड लैंग्वेज के लिए। अब हम लोग देखते हैं अवस्थाएं, देखेंगे स्टेजेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग की कितनी अवस्थाएं हैं, ठीक है। प्रोसेस मतलब आप समझिए कि हमको किसी टॉपिक को पढ़ाना है तो हमको कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ाना चाहिए। अधिगम की अवस्था, सीखने की क्या क्या अवस्थाएं होती है। अधिगम लर्निंग सभी व्यक्तियों के जीवन में एक क्रमिक सीक्वेंशियल प्रक्रिया है, मतलब एक क्रम से चलता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप दे दिए किसी बच्चे को, गटक लिया और सीख गया, ऐसा नहीं है, क्रम से ही सीखेगा। तो वही क्रम हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी नए कार्य को, न्यू टास्क आप देते हो तो एक दिन में पूर्ण नहीं होता, बल्कि वह विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। सामान्यतः अधिगम की 4 अवस्थाएं होती है, 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग माना जाता है। तो सबसे पहले तो यही आप याद कीजिए, स्टेजेस ऑफ लर्निंग कितने हैं, तो 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग है, 4 अवस्थाएं हैं। पहला अवस्था है एक्विजिशन स्टेज, जिसको बोला जाता है अर्जन की अवस्था। मतलब फर्स्ट स्टेज, पहला तो आप नाम नहीं याद कर लीजिए, 4 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है एक्विजिशन स्टेज, मतलब अर्जन की अवस्था, मतलब आप प्राप्त करेंगे। एक्विजिशन का अर्थ है नई जानकारी, नया कौशल, नया कार्य सीखना।
तो आप कोई भी नया जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, नया कौशल सीख रहे हैं, नया कार्य कर रहे हैं, तो आपके पहले स्टेज में आएंगे एक्विजिशन स्टेज। ठीक है, यह अधिगम की पहली अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति पहली बार किसी नए कार्य को करता है या सीखता है। प्रारंभ में उसे करने में कठिनाई होगी ही, पर वह कई गलतियां करता भी है शुरू में, लेकिन बाद में अभ्यास से, प्रैक्टिस से, मार्गदर्शन से, गाइडेंस से, पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट से, इनके द्वारा वो क्या कहते हैं, धीरे धीरे उस कार्य को करने लग जाता है और लास्ट में वो एक कौशल हासिल कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज, एक्विजिशन स्टेज। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? ये अधिगम की प्रथम अवस्था है। विद्यार्थी पहली बार किसी नए कार्य से परिचित होता है, प्रारंभ में अधिक गलतियां करता है, शिक्षक के निर्देशन, गाइडेंस की आवश्यकता होती है, सीखने की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है, बार बार अभ्यास द्वारा कौशल विकसित होता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। यदि किसी बच्चे को पहली बार इंग्लिश में अपना परिचय, सेल्फ इंट्रोडक्शन देने को सिखाया जाए तो प्रारंभ में रुक रुक कर बोलेगा, शब्द भूल जाएगा, गलती करेगा, लेकिन लगातार अभ्यास करने पर वह सही ढंग से बोलना सीख जाएगा। यही है एक्विजिशन स्टेज, पहली अवस्था। ठीक, चलिए पहली अवस्था हो गया। सेकेंड अवस्था पे आते हैं। सेकेंड स्टेज किसको बोला जाता है? इन्फ्लुएंस या प्रोफिशिएंसी स्टेज, दक्षता। अब उसमें शुद्धता आएगा। पहले तो सीखा, बोला, प्रयोग किया, अब उसमें शुद्धता पे हम लोग बात करेंगे। आप पहले ही बच्चों को शुद्धता पे मत टोकिए। कोई बच्चा कुछ बोलने की कोशिश करे, आप टोकिए मत उसको, पहले बोलने दीजिए। पहले वो बोलना तो सीख जाए अच्छे से, फिर आप उसमें शुद्धता लाइएगा। तो सेकेंड स्टेज है दक्षता अवस्था, प्रोफिशिएंसी स्टेज। इस अवस्था में विद्यार्थी नए कार्य को पहले की अपेक्षा अधिक एक्यूरेसी, शुद्धता और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ करने लगता है। अब उससे प्रत्येक कार्य के लिए शिक्षक की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। लगातार अभ्यास के कारण उसके प्रदर्शन, परफॉर्मेंस में सुधार आने लगता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं देखते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। कार्य में शुद्धता, एक्यूरेसी रहती है, बढ़ती है, गलतियां कम होने लगती है, आत्मविश्वास विकसित होता है, कार्य करने की गति बढ़ जाती है, शिक्षक की सहायता धीरे धीरे कम हो जाती है। उदाहरण की बात करें, अब वही विद्यार्थी बिना अधिक रुचि अपना परिचय इंग्लिश में दे सकता है तथा सामान्य प्रश्नों के उत्तर भी वह सही प्रकार से देने लगते थे। हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, शुद्धता लाए। थर्ड स्टेज है मेंटेनेंस स्टेज, स्थायित्व की अवस्था। तो तीसरा है हमारा मेंटेनेंस स्टेज, स्थायित्व की अवस्था। ये क्या होता है? मेंटेनेंस स्टेज वह अवस्था है जिसमें विद्यार्थी सीखी हुई क्षमता, जो लर्न स्किल है, उसको लंबे समय तक बनाए रखता है, मेंटेन करके रखता है। अब ये नहीं कि आप किसी कार्य को शुरू दिन के, जैसे बोलते हैं बहुत लोग, आज मैं 4 बजे सुबह उठूंगा, एक दिन उठे, 2 दिन उठे, तीसरे दिन सो गए 8 बजे तक, तो आप उसको मेंटेन नहीं कर पाए। तो तीसरा हमारा स्टेज रहता है मेंटेन करके रखना है। अब वह शिक्षक की सहायता के बिना स्वयं इंडिपेंडेंटली रूप से कार्य करने में सक्षम होता है। क्या क्या विशेषताएं इस स्टेज की, इसको देख लेते हैं। सीखी हुई जानकारी लंबे समय तक बनी रहती है, नियमित अभ्यास द्वारा कौशल स्थायी हो जाता है, विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, भूलने की संभावना कम हो जाती है। उदाहरण समझते हैं। यदि विद्यार्थी प्रतिदिन इंग्लिश बोलने का अभ्यास करता है तो कुछ समय बाद वह बिना किसी सहायता के सामान्य बातचीत करने लगता है। यह मेंटेनेंस स्टेज का उदाहरण है। पहला वो बच्चा सीखा, दूसरा क्या किया, वो उसमें शुद्धता लाया, तीसरा क्या किया, उसको मेंटेन करके रखा है। ठीक है, चौथा और लास्ट हमारा स्टेज है फोर्थ स्टेज, जनरलाइजेशन स्टेज, सामान्यीकरण की अवस्था। यह अधिगम की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में विद्यार्थी सीखी हुई जानकारी या कौशल का प्रयोग नई परिस्थितियों, न्यू सिचुएशन में तथा विभिन्न वातावरण, डिफरेंट इन्वायरमेंट में करना सीख जाता है। मतलब कुछ चीज़ें यहाँ सीखे तो यहाँ अगर कोई नया समस्या आ गया तो यहाँ से जो चीज़ें सीखे हुए बातें हैं, यहाँ के जो सेंटेंस है, यहाँ से जो ग्रामर सीखा है, यहाँ सब चीज़ जो सीखा है, वो इस स्थिति में वो प्रयोग करने लगेगा। तो वो हम लोग का होता है जनरलाइजेशन स्टेज, सामान्यीकरण की अवस्था। क्या क्या विशेषता है? सीखे हुए ज्ञान का नई परिस्थितियों में उपयोग करना, वास्तविक जीवन में ज्ञान का प्रयोग करना, समस्या समाधान क्षमता का विकास। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। ठीक, उदाहरण देखेंगे। यदि विद्यार्थी ने कक्षा में अंग्रेजी बोलना सीखा है तो अब विद्यालय, बाजार, प्रतियोगिता या किसी नए व्यक्ति से भी अंग्रेजी में बातचीत कर सकता है। यह तो जनरलाइजेशन स्टेज कहलाती है। तो ये 4 स्टेजेस हैं जिसको आपको याद करके रखना है। ये सारे नए लेवल के, नए सिलेबस के
अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ें, ध्यान रखेंगे। आपके बुक में ये सारी चीज़ें स्किप कर दिया जाता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखिएगा, सारी चीज़ों को लेके चलना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। शॉर्ट में देख लेते हैं अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसको। फर्स्ट स्टेज क्या है? एक्विजिशन, नई चीज़ें सीखना। सेकेंड स्टेज है प्रोफिशिएंसी, एक्यूरेसी बढ़ाना। थर्ड स्टेज है मेंटेनेंस, सीखे हुए कौशल को बढ़ाना। फोर्थ स्टेज है जनरलाइजेशन, नई परिस्थिति में प्रयोग करना। ठीक है, याद करने की ट्रिक एपीएमजी, एक्विजिशन, प्रोफिशिएंसी, मेंटेनेंस, जनरलाइजेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। लर्निंग का टॉपिक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे एक्विजिशन पे बात करेंगे हम लोग। ठीक, तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आपको क्या करना है, अगर आप इसके एक एक पॉइंट ऑफ के क्वेश्चन, जैसे व्यापम अभी आपके जो नए छत्तीय राज्य भर्ती बोर्ड बना है उसके अकॉर्डिंग नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप तैयारी कहीं से भी करें। इस नंबर में व्हाट्सअप कर दें। पूरे सिलेबस के, पूरे 100 नंबर के, हर सब्जेक्ट के हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं। देखेंगे आप 10-20 टेस्ट फुल लेंथ वाले टेस्ट दिलाते हैं या देते हैं, उससे केवल आपको कॉन्फिडेंस पता चलता है, उससे आपकी तैयारी नहीं होती या आपकी तैयारी की एक्यूरेसी नहीं होती या उससे आपका रिविजन नहीं होता। लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज तैयारी करते हैं तो उससे आपका क्या होता है, आप जो चीज़ें नहीं पढ़े हैं वो आपके क्वेश्चन में आएंगे, उस टॉपिक के नए क्वेश्चन दिखेंगे और क्वेश्चन के नीचे में ही आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा, आप उसी से ही उसको कवर कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है। ठीक है, तो जरूर इसमें मैसेज कीजिए जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो और जुड़िए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।